हमने लास्ट क्लास के अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स के ऊपर बात कर ली थी। सही, आज का जो हमारा लेसन है वो रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स के ऊपर चलेगा। सही है, यानी वेव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेंगी तो इनकी स्पीड के ऊपर और उनके एंगल के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, ये चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, तो पहले मैं बात करूंगा कि जो हमारी वेव है वो एक डिफरेंट मीडियम के अंदर यानी शैलो मीडियम के अंदर डायरेक्टली स्ट्रेट अप्रोच करें, हेड ऑन अप्रोच करें, बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो ये डायग्राम हमारे पास यहाँ पे सामने है, इसमें वेव अप्रोचिंग परपेंडिकुलर टू चेंज ऑफ डेप्थ। अब यहाँ पे पीस ऑफ ग्लास रखा हुआ है वाटर के नीचे, इसका मतलब ये वाला रीजन हमारा शैलो हो गया। सही, और इससे पहले वाला जो रीजन है वो हमारा वाटर का डीप रीजन हो चुका हो। तो यहाँ पे मैं इस पर लिख देता हूँ, दिस वन इज शैलो, सही, एंड दिस रीजन इज द डीप रीजन। तो हम एक बात ये जानते हैं, हमने कल की क्लास में डिस्कस भी किया था कि भाई जैसी डेप्थ डिक्रीज होगी, अब ये देख सकते हो जुमला, जैसी डेप्थ डिक्रीज होगी तमाम चीजें डिक्रीज हो जाएंगी और फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहेगी, और जब डेप्थ इंक्रीज होगी तो तमाम चीजें इंक्रीज हो जाएंगी और फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। तो यहाँ पे हमारे पास डेप्थ डिक्रीज हुई है, डेप्थ डिक्रीज होने की वजह से नतीजा क्या होगा कि हमारे पास जो वेवलेंथ है और जो वेव स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। हम वेवलेंथ को और वेव स्पीड को यहाँ पे रिड्यूस कर देते हैं। ये एक लाइन बनी। दूसरा वेव फ्रंट, इस तरह मैं 4-5 वेव फ्रंट्स बना देता हूँ तो समझाने के लिए। अच्छा, ये हमने दिखा दिया कि भाई जैसे ही हम डीप वाटर से शैलो वाटर में गए वेव फ्रंट्स नजदीक नजदीक आ गए। सही है, वेवलेंथ जो है वो कम हो गई। ये मिसाल ऐसी है कि यहाँ पे पहले वेव ऐसे बनी हुई होगी, जैसे यहाँ पे गए ये वेव ऐसी होगी। ये डीप रीजन था, ये शैलो रीजन है, यहाँ पे डेप्थ ज्यादा है, वेवलेंथ देख सकते हैं आप ज्यादा है। सही, ये रीजन यहाँ पे नजर आ रहा है, वेवलेंथ इज मोर। सही, लेकिन जैसे आप शैलो रीजन में जाएंगे आपके पास वेवलेंथ रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो कम हो गई और जो स्पीड है वो भी कम हो जाएगी। यहाँ पे स्पीड v1 थी, यहाँ पे स्पीड v2 थी, तो जैसी वेवलेंथ रिड्यूस हुई स्पीड भी कम हो गई। तो हमारे v2 इज लेस देन v1 एंड हेंस वेवलेंथ इज आल्सो, इसको लैम्डा 2 बोल देता हूँ मैं, लैम्डा 2 इज लेस देन लैम्डा 1। ये हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएशन इसमें भी नजर आया, स्पीड भी रिड्यूस हुई और हमारे पास वेवलेंथ भी रिड्यूस हो गई। अच्छा, अक्सर इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती ये करते हैं कि वो रिड्यूस करते ही चले जाते हैं, मतलब जज्बात में आके भाई ये चलो वेव ऐसे चल रही थी, जैसी शैलो रीजन में गई वो कम करते हैं और कम करते ही चले जाते हैं। ये नहीं करना, सही, ये चीज मत करना। इसको कंटिन्यूस रिडक्शन में मत लेके चले जाना कि बस कम किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं, या बढ़ा रहे हैं तो बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। नहीं, एक दफा रिड्यूस हो गई बस खत्म, फिर वही न्यू वेवलेंथ कांस्टेंट रखना। ठीक, ऐसी गलती मत करना कि वेव फ्रंट शुरू में के गैप में ज्यादा, फिर वेव फ्रंट कम, फिर और गैप कम, फिर और गैप कम, फिर और गैप। ये चीज नहीं होता कि रिडक्शन चलती जाए। तो एक दफा एक वैल्यू रिड्यूस हो गई बस दैट्स इट, वहां पे आपका मामला खत्म। और 4 से 5 वेव फ्रंट्स बनाना, इससे ज्यादा बनाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि उसको 4-5 में पता चल जाएगा कि हाँ स्टूडेंट ने गैप कम कर दिया है और एक ही कांस्टेंट गैप से आगे वो मूव। सॉरी गाइस, ये मेरी आवाज चली गई होगी, अभी इंटरनेट का थोड़ा सा इशू हुआ होगा। अच्छा, आप लोगों के पास भी हुआ था? ओके, मैं समझा मेरे इंटरनेट का इशू है। चलिए खैर, मूविंग फॉरवर्ड, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई एक दफा डिक्रीज करें और उसको रिटेन रखें।
मुर्तज़ा मैं जुमला यहाँ पे कह रहा था कि जैसे आप शैलो रीजन में जाओगे आपकी वेवलेंथ कम हो जाएगी, सही है। लेकिन अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं कि वेवलेंथ कम करते चले जाते हैं। भाई डेप्थ तो एक मरतबा कम हुई है ना, और एक न्यू डेप्थ सेट हो गई है, तो आपकी वेवलेंथ भी एक दफा कम होनी चाहिए और एक न्यू वेवलेंथ सेट हो जानी चाहिए। ये गलत होता है कि आप वेवलेंथ छोटी करते चले जाएं। ये उस वक्त होता है जब आपके पास डेप्थ कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही होती है। हमने तो एक बैरियर रखा है ना यहाँ पे खाली, हमने जो रखा है, हमने तो सिर्फ एक बैरियर रखा है इधर कि भाई यहाँ पे ये बेस लगा दी हमने एक, और ये हमारा कंटेनर था। तो यहाँ पे एक सर्टेन डेप्थ है, अब यहाँ पे जो भी वेव थी जैसी इधर जाएगी वो वेवलेंथ कम, खत्म, यही रहना चाहिए। और जैसे वो बाहर आएगा वापस वेवलेंथ बढ़ जाएगी। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये करते हैं कि भाई कम किया, कम करते ही चले जाते हैं। ये नहीं करना होता, इस चीज को अवॉइड करना। ये तब करना जब आपके पास डेप्थ ग्रेजुअली कम हो रही हो, ये तब होता है। अगर ऐसा बैरियर रखा जाता ना तो वेवलेंथ जो है वो ग्रेजुअली, मतलब ये बड़ी होती, ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही होती, सही। ग्रेजुअली अपनी वेवलेंथ कम करते जाए क्योंकि डेप्थ ग्रेजुअली कम होती चली जाती। जो हाँ, अब तो मसला नहीं है, ये उस वक्त का प्रॉब्लम होगा ना। आवाज आ रही है अब आपको मेरी क्लियर? है नहीं यहाँ पे। बहुत मेरे बच्चे अभी तो बताया है। ये आपने अभी क्लास ज्वाइन किया क्या? कौन सी बात समझनी है, चाहिए बताओ। वेवलेंथ डिक्रीज का सीधा मामला ये है, जब आपकी डेप्थ कम होगी तो आप वेवलेंथ को भी कम कर देना, जब डेप्थ बढ़े तो आप वेवलेंथ को बढ़ा देना। लेकिन उसूल ये है कि एक न्यू वैल्यू पे लाके रोक देना, ऐसा नहीं कि बढ़ाते ही चले जाओ कि भाई गैप इंक्रीज ही होता जा रहा है या गैप डिक्रीज ही होता जा रहा है। ये नहीं करना, मैं इस चीज को अवॉइड कर। ये सिर्फ तब होता है जब आपके पास डेप्थ भी ग्रेजुअली कम हो रही हो या डेप्थ भी ग्रेजुअली बढ़ रही हो। जैसे यहाँ पे इसमें तो फौरन एकदम से डेप्थ जो है ना आपने रिड्यूस कर दी ना, लेकिन इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, इसमें आप ग्रेजुअल डिक्रीज कर रहे हो। इसमें डेप्थ को आप ग्रेजुअली डिक्रीज करते चले जा रहे हो, इसलिए वेवलेंथ ग्रेजुअली कम होती जाएगी। अब अगर हम एक एंगल के ऊपर जाए, सही, हमने डीप से शैलो रीजन में मूवमेंट किया लेकिन एक सर्टेन एंगल के ऊपर किया, स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं करते। तो देखो अभी हम एक बात जानते हैं कि हम जिस रीजन में जाते हैं वेवलेंथ के ऊपर वही असर होता है। इफ आई मूव फ्रॉम शैलो टू डीप रीजन या डीप टू शैलो रीजन, तो डिपेंड करता है कि डेप्थ बढ़ी है या कम हुई है। अब जैसे ये है, वेव अप्रोचिंग फ्रॉम डीप टू शैलो, आप जा रहे हैं शैलो रीजन के अंदर, शैलो रीजन में डेप्थ कम है, डेप्थ कम है तो वेवलेंथ भी कम हो जाएगी, वेव स्पीड भी कम हो जाएगी। v2 is supposed to be less than v1 and lambda 2 is also going to be less than lambda 1। see, वेवलेंथ नंबर 2 जो होगी वो वेवलेंथ नंबर 1 से कम होगी। अच्छा, यहाँ पे एक बात बड़ी अहम है समझने की। समझने की बात यह है कि भाई देखो उसूलन तो वेवलेंथ को ऐसे जाना चाहिए था, उसूलन बोल रहा हूं। अगर डेप्थ हम चेंज ना करते तो इट वुड हैव मूव्ड स्ट्रेट। अगर डेप्थ चेंज ना हो रही होती तो लाजमी बात है, फिर तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शैलो रीजन में आने की वजह से क्या हुआ, जो पोर्शन शैलो रीजन में आया उसकी स्पीड हो गई स्लो। जितना पोर्शन वेव का शैलो रीजन में आया उसकी स्पीड हो गई स्लो, जैसे मैंने डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया हुआ है। ये डॉटेड लाइन उन पोर्शंस को शो कर रही है वेव के जो शैलो रीजन में आ गए, और जो ऊपर वाली ये सॉलिड लाइन है ये बोल रही है अभी भी डीप रीजन के अंदर है। तो भाई जो पोर्शन शैलो में आ जाएगा स्पीड उसकी कम होगी। तो जैसी आपके पास कोई डॉटेड पोर्शन मैंने जो यहाँ पे शो किया हुआ, जैसी शैलो रीजन में आया स्पीड उसकी कम हो जाएगी, और स्पीड कम होने की वजह से वो पीछे रह जाए, मतलब शुड हैव बीन स्ट्रेट लेकिन वो पीछे रह गया। इसी तरह यहाँ पे भी ये पीछे रह गया आपके।
ये क्या बन गया, एक मिनट, इसको मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ कि भाई दिस शुड हैव बीन स्ट्रेट अगर डेप्थ चेंज ना हुई होती तो, लेकिन जैसी डेप्थ आपके पास डिक्रीज हुई वो पोर्शन स्लो हो गया और वो पीछे की जानिब चला गया, क्योंकि स्लो होने की वजह से द वेव लैग्स बिहाइंड। वेव जो है विच वॉज इनिशियली मूविंग स्ट्रेट, पहले ऐसे चल रही थी, सही, अब वो ऐसे जाना शुरू, क्योंकि सारी वेव नीचे की तरफ बेंड हुई है, दे बेंडेड बैकवर्ड्स, तो जो वेव स्ट्रेट चल रही थी वो अब इस तरह जाना शुरू हो गई, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। अब यहाँ पे एक चीज जिसका थोड़ा सा हमें ख्याल रखना पड़ता है वो ये है कि मेक श्योर एडजस्ट कर दो, एक जगह बना देना तो उसके बाद फिर मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ ना, इस वजह से गड़बड़ हो रही है। हाँ, तो एक चीज का ख्याल रखिएगा कि जैसे आप शैलो रीजन में आए, आप एक बात खुद गौर कर रहे होंगे यहाँ पे कि जो वेवलेंथ है पहले वो ज्यादा नजर आ रही थी, लेकिन अब क्या हुआ, जब आपने उसको बेंड किया तो वो वेवलेंथ कम हो गई, इट रिड्यूस्ड। तो ये जो रिडक्शन है ना, ये बाज़ाहिर नजर आनी चाहिए, मतलब जो चेंज ऑफ डेप्थ की वजह से अगर आपके पास शैलो रीजन में जैसे वेव गई उसकी वेवलेंथ कम हुई, वो चेंज ऑब्जर्वेशन वाज़े तौर पे नजर आनी चाहिए। अक्सर ऐसा क्या होता है हमसे, मैं मिसाल देता हूँ कि भाई लेट से मुझे बोला गया कि भाई आप वेरिएशन दिखाइए ना, और ये भी बता दिया गया कि भाई ये आपके पास शैलो रीजन था, ये फला आपके पास डीप रीजन है। अब यहाँ पे जैसी हमारी वेव्स शैलो से डीप में डीप से शैलो में जाती हैं, तो भाई ये डीप रीजन था, ये शैलो में था, तो जैसे वो शैलो में जाएंगी वो पीछे आ जाएंगी, दे लैग बिहाइंड। अब बच्चे क्या अक्सर करते हैं, कभी कम बनाते हैं गैप, कभी ज्यादा बनाते हैं, कभी कम बनाते हैं, कभी ज्यादा बनाते हैं, ये गलत है। आप जैसी शैलो में आए हो आपने गैप कम कर दिया, बस अब आप वही गैप रखो, सारी वेव्स के दरमियान में वही गैप होना चाहिए। एक ये लाइन बनी है, एक ये लाइन बनी है, देखिए सेम इंक्लिनेशन सेम गैप, सही, ऐसा नहीं करना कि शुरू में गैप ज्यादा दे दिया फिर आहिस्ता आहिस्ता गैप कम किए जा रहे हो, सही, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। तो इस चीज को याद रखना कि द गैप मस्ट रिमेन द सेम, क्योंकि ये वेवलेंथ है। यहाँ पे ये फॉल्स है, ये गलत है, कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग वेवलेंथ आप शो कर रहे हो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, सही, ये कॉमन मिस्टेक है। तो हम यहाँ पे जो यहाँ पे हमने फिनोमेना परफॉर्म किया उसको मैं वर्डिंग्स में लिख देता हूँ, द पोर्शन ऑफ द वेव that entered the shallow region slowed down, क्योंकि जब डेप्थ कम होती है तो स्पीड गिरती है, हमें पता है, hence it lagged behind, इसी वजह से वो वेव पीछे चली गई। और यही चीज अब यहाँ पे भी दिखा सकते हो कि अगर बैरियर ऐसे रखा होता कि अब ये डीप रीजन है, आगे वाला शैलो है, तो अब वेव के ऊपर वाले हिस्से जो हैं वो गए हैं आपके पास यहाँ पे शैलो रीजन के अंदर, लेकिन बात वही है, उनको स्लो होना है, सही, so when they are going to get slowed down
वो हमेशा पीछे बेंड करेंगे, स्लो होने की वजह से चीज पीछे रह जाती है ना। मतलब अगर आप किसी के साथ रेसिंग लगा रहे हैं और आप किसी वजह से स्लो हो जाते हैं तो नीचे क्या होगा, सही, आप जो है वो आपकी स्पीड गिर जाएगी यहाँ पे। यही चीज यहाँ पे हुई है। अब इसमें भी अगर मैं शो करूं तो मैं कैसे शो करूंगा भाई कि वेव पीछे रह गई। और एक ही एंगल पे बना रहा हूँ सारी, ये देख लो, कोशिश तो मेरी एटलीस्ट यही है। ये जो आगे की वेव फ्रंट्स बनाऊंगा मैं, सब ऐसी बनी। जो वेव्स यूं जा रही थी वो ऊपर की तरफ उठ गई हैं। नाउ दे आर ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन। दोज व्हिच वर ट्रैवलिंग लाइक दिस आर नाउ ट्रैवलिंग अपवर्ड्स। तो गैप जो है वो मैंने रिड्यूस भी कर दिया यहाँ पे, कि वेवलेंथ ज्यादा थी, और यहाँ पे वेवलेंथ मैंने रिड्यूस करके दिखाई है। तो वेव स्पीड भी कम हो जाएगी पहले के मुकाबले। बस मैंने डिफरेंस क्या किया था, पहले मैंने नीचे वाले वेव के पोर्शन को शैलो में भेज दिया था, अब मैंने ऊपर वाले वेव के फ्रंट के पोर्शन को शैलो में भेज दिया। ये चीज एग्जामिनर कर सकता है डिफरेंस, कि कभी वो बोले भाई नीचे वाला पोर्शन शैलो का पोर्शन है, अब आप करेंगे बेंड पीछे की तरफ। सही, जो पोर्शन कभी भी कोई भी पोर्शन हो वो बेंड जो है हमेशा पीछे की तरफ होगा जैसे ही वो शैलो में जाए, क्योंकि उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, भले वो ऊपर का हो या भले वो नीचे का पोर्शन हो। ये चीज अगर आपके जहन में बैठ गई तो इसका मतलब आपके लिए जिंदगी आसान है, आप आराम से चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं, मैं जनरल पूछता हूँ आपसे, अगर स्पीड बढ़ती तो इस वेव फ्रंट के साथ क्या होना चाहिए था? अभी क्या हुआ है, अभी तो स्पीड स्लो हुई है तो वेव फ्रंट पीछे रह गया। अगर स्पीड बढ़ती तो क्या होता, वेव फ्रंट आगे चला जाता है, इट वुड मूव फॉरवर्ड, सही, इट वुड बेंड आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ बेंड होता। मिसाल देते हैं हम आपको इस चीज की। यहाँ पे देखिए, अब हमने क्या किया, हमने शैलो से डीप भेजा इसको। जिस रीजन में वो एंटर हो रहा है वो डीप रीजन है। तो मुझे इस बात का इल्म है कि जब भी हम डीप रीजन में जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ जाती है, वेव स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि डेप्थ ज्यादा होती है। जब भी डेप्थ बढ़ेगी तो वेवलेंथ और वेव स्पीड बढ़ेगी। तो v2 विल बी मोर देन v1, इसकी वजह से लैम्डा 2 विल बी मोर देन लैम्डा 1। जैसी वेव डीप रीजन में गई, वेवलेंथ और वेव स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अब मैं मिसाल देता हूँ कि भाई लेट्स से ये पोर्शन था हमारा जो डीप रीजन में आ गया, डॉटेड लाइन से मैंने ड्रॉ कर दिया। अगर ये डीप रीजन में नहीं आता, ये वेव सीधी चलती चली जाती। लेकिन जैसे ये पोर्शन डीप में आया, ये क्या करेगा, अपनी स्पीड इंक्रीज कर लेगा, पहले के मुकाबले में इसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। जब जैसे इसकी स्पीड ज्यादा होगी तो अब ये पीछे नहीं निकलेगा, अब ये अपनी पोजीशन से आगे भागेगा। सही, आगे कैसे जाएगा, इस तरह से। ये आगे की तरफ बेंड हो गया। तो अगर आप गौर करें तो वेव वाज फर्स्ट ट्रेवलिंग लाइक दिस, अब ये ऊपर की तरफ ऐसे जाना शुरू हो। सारे वेव फ्रंट्स आगे की तरफ बेंड हुए स्पीड बढ़ने की वजह से। और आप देखो इनके गैप्स भी इंक्रीज हो गए। अगर आप थोड़ा सा गौर करो, गैप इंक्रीज हो गया, पहले गैप कम था, lambda 1 was less because speed v1 was less, स्पीड बढ़ गई। और आप गौर कर सकते हो कि आपके पास जो वेवलेंथ है वो भी बढ़ के सामने आई है। तो हम ये लिखते हैं कि as wave enters the deep region, see, as wave enters the deep region, the wave speed and hence wavelength increases, see, and hence wavelength increases, the wave bends forward. ये कह लो कि the wave front bends forward, वो आगे की तरफ बेंड होता है। ठीक है, क्योंकि वो आगे निकलता है ना, स्पीड बढ़ने की वजह से वो अपनी जिस पोजीशन पे था वो उससे आगे निकल जाएगा। जब स्पीड कम हो रही थी तो वो पीछे आ रहा था।
तो अभी स्पीड इंक्रीज हो रही है, वो उससे आगे की तरफ जा रही है। अच्छा, इसी तरह से अब एक काम आप लोग करो, ये नीचे वाली पोजीशन है, सही है? इसको अपने पास ड्रॉ करो और मुझे स्नैपशॉट लेके भेजो इसका, कि अगर इसका मैं पूछूं आपसे कि भाई ये कहाँ जाना चाहिए, इसकी डायग्राम कैसे बननी चाहिए, तो ये इसकी ओरिजिनल वेव होनी चाहिए थी अगर ये डीप रीजन में ना आता तो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बताइए कि इसकी डायग्राम कैसी बननी चाहिए, क्या ड्रॉ करोगे इसके वेव फ्रंट, कैसे शो करोगे वेव फ्रंट? हानिया, हमें स्पीड बढ़ानी है, ये डीप रीजन में गया है तो वेव फ्रंट पीछे थोड़ी जाना चाहिए, उसको आगे जाना चाहिए। आप शैलो में थे, आप डीप में जा रहे हो, पढ़ो तो सही, आपने तो डीप से शैलो में मूव करा दिया उसे।
अच्छा भाई, एक मिनट, ये तुमने तस्वीर कैसी भेजी है मुझे, ये तो बताओ पहले। ये मुर्तजा, इसमें स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट साइड क्या है? मुर्तजा साहब तस्वीर सीधी भेजो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि किसका एंगल कौन सा है जिसपे मुझे देखना चाहिए सर। ठीक है मोहद, मोहद तुम्हारा आंसर ठीक है। बाकी भी जरा भेजिए भाई, मैं वेट कर रहा हूँ। ड्रॉ करो, आराम से ड्रॉ करो, भेज दो, लेकिन अगर नहीं भेजोगे तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा आपको आया नहीं। जान से चाहिए यहाँ पे। एंड दिस गोज फॉर ऑल ऑफ यू। वाटर वेव्स शैलो से डीप में गई हैं, उसके लिहाज से बनाओ। नहीं मुझसे थोड़ी सी गड़बड़ की है आपने। देखो, जब डीप में जाओगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी और आपके पास स्पीड भी बढ़ेगी, तो वेव्स जो हैं वो आगे की तरफ जाएंगी, पीछे नहीं आ जाएंगी। तो जिस तरफ जा रही थी वो और मजीद आगे की तरफ बेंड हो जाएंगी। उनको बैक पे बेंड नहीं करना है, उनको फ्रंट पे बेंड करना है। वो मैं अंदाजा नहीं लगा सकता एंगल से अलग ड्रॉ हुआ था या नहीं, क्योंकि मुझे खुद भी ये बड़ा मुश्किल हो रहा था समझने में। मैंने कहा ये हुआ क्या है, कहाँ से ड्रॉ किया है इसने। जैसे मैंने डायग्राम ड्रॉ किए हुए है ना, इसी को ड्रॉ करो और इसी को कन्वर्ट करके दिखा दो, भले रफ स्केच में दिखा दो। हाँ भाई, लाइबा, मलिहा, हसन, मुजम्मिल, फातिमा, आप लोगों का भी इंतजार है आंसर्स का मुझे। अगर आंसर नहीं आएगा तो आई एम गोना रिमूव यू फ्रॉम द मीटिंग। आई वांट आंसर्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू। अरे लाइबा, इतना ज्यादा बेंड थोड़ी करते हैं। मैं समझ गया, बेंडिंग डायरेक्शन सही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बेंड कर दिया, इतना नहीं करते। पूरा 90 डिग्री घुमा दो, थोड़ा सा करो, 10 20 30 डिग्री बेंड करो फॉरवर्ड। ठीक है, ठीक है मुर्तजा, आप सही है। हाँ भाई हसन अजीज साहब, इंतजार है मैं आपका। फातिमा, आपका भी वेट है बेटा मुझे। मलिहा, अब सही है। गनिया, बेहतरीन है, बेहतरीन है, ब्रिलियंट ड्रॉ। नहीं, फर्स्ट वाले को ना करो ना, उसके आगे वालों को कर दो, क्योंकि फर्स्ट वाले में गैप ही इतना ऐसा कम है। मैंने आपको एक सैंपल भेजा है, ऐसी होनी चाहिए। मुजम्मिल, हसन, अगर ड्रॉ कर रहे हो और टाइम लग रहा है तो मुझे मैसेज कर दो कि सर हम ड्रॉ कर रहे हैं, आपको भेज देते हैं।
मुजम्मिल कहाँ गया भाई? ठीक है मुजम्मिल, करेक्ट है। बेटा अपने साथ एक पेन पेपर लेके बैठा करो हमेशा। तुमने कलर पेंसिल तुम्हें जहाँ से मिली और जहाँ से जो कॉपी मिली जो मिला उसमें उठा के तुमने ड्रॉ करना है। हर पेन पेपर के बैठे हुए थे तुम अभी। ठीक है भाई, तो फातिमा आपका जवाब नहीं आया है। आई हैव टू रिमूव यू until unless you send me the work। इस तरह से काम नहीं चलेगा बेटा। यस मलिहा। अच्छा, यू आर इन एन इंटरव्यू, अटेंडेंस का क्या करोगे यार तुम? अटेंडेंस लेने का कोई फायदा थोड़ी है। मैं कौन, क्लास अटेंड जरूरी होती है। अच्छा भाई, चलो मान लेते हैं, मान लेते हैं भाई आपका। तो यहाँ पे जनाब आपने जो बेंडिंग दिखानी है वो इस तरह से दिखा। जो वेव है ट्रेवलिंग लाइक दिस, और अब वो ऐसे ट्रेवल कर, डायरेक्शन चेंज हो गई उसकी। तुमने काफी ज्यादा कर दी थी इस वजह से, लेकिन ये है कि तुमसे ज्यादा भी किसी ने बेंडिंग की थी इसकी। खैर काबिल कबूल है, थोड़ी सी बेंडिंग होती। तो जनाब यहाँ पे हमने कुछ बातें कंक्लूड कर ली। सही, आपने क्या कंक्लूड किया कि भाई जब भी वेव बाउंड्री से टकराएगी तो उसका पोर्शन होगा वो हमेशा जैसे ही वो आपके पास कह लो कि शैलो रीजन में जाएगी इट विल स्लो डाउन एंड बेंड बैकवर्ड्स, और जैसे ही वो डीप रीजन में जाएगी इट विल स्पीड अप एंड बेंड फॉरवर्ड। शैलो रीजन slows down and bend backwards, or in deep region it speeds up and bends forward। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे वर्किंग होती है इसकी। अब जरा ऐसी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। पहले कुछ एमसीक्यूज करते हैं चंद, उसके बाद थ्योरी। सबसे पहले आसान से शुरू करते हैं भाई। द डायग्राम शोज डिफरेंट व्यूज ऑफ वाटर वेव इन अ रिपल टैंक व्हिच लेटर्स रिप्रेजेंट द वेवलेंथ एंड द वेव फ्रंट। वेवलेंथ और वेव फ्रंट कौन से लेटर्स रिप्रेजेंट करते हैं? अगर आप क्रॉस सेक्शनल व्यू में देखें तो पी वेवलेंथ है, सही है। और क्रेस्ट सीन फ्रॉम अबव में देखें तो एस वेवलेंथ है, क्योंकि दो वेव फ्रंट्स के दरमियान का गैप वेवलेंथ होती है। कैसे? क्योंकि दो वेव फ्रंट्स जो हैं वो दो क्रेस्ट शो करने का काम कर रहे होते हैं। दो क्रेस्ट के दरमियान का जो गैप होता है वो वेवलेंथ के बराबर होता है। अच्छा, फिर अगली चीज की अगर हम बात करें तो अगले उसके अंदर वो बोल रहे हैं वेव फ्रंट किसे बोल रहे हैं, तो वेव फ्रंट सिर्फ एक ही जगह है यहाँ पे, वो है आर। ठीक, तो पी वेवलेंथ हो गई और आर वेव फ्रंट हो गया। ऐसा ऑप्शन आपके पास सिर्फ ए में आ रहा है। वेवलेंथ एस भी हो सकती थी लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था आपके पास, वेवलेंथ एस बताई गई। अब कैलकुलेशन के अंदर सवाल कैसा आएगा ये देख लो।
क्वेश्चन कहता है रिपल टैंक इज यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वाटर वेव्स. Waves in deep water have a wavelength of 1.2 and speed of 9.6. Wavelength of the wave in shallow region is 0.8. Shallow में जाके wavelength कम हो गई. What is the speed of the wave in the shallow water? अब देखो मुझे अगर स्पीड चाहिए यहाँ पे कि किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो मेरे पास अप्लाई करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है v इक्वल्स एफ लैम्डा. सही. वेवलेंथ जो है वो 0.8 सेंटीमीटर है. मुझे फ्रीक्वेंसी नहीं पता, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि रिफ्रैक्शन के वक्त फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती. तो अगर मैं पहले वाले पार्ट से फ्रीक्वेंसी निकाल लूँ, डीप वाटर से अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकाल लूँ, तो वो मैं शैलो वाटर के अंदर यूज कर सकता हूँ. तो मैं v इक्वल्स एफ लैम्डा लगाता हूँ यहाँ पे. स्पीड 9.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, फ्रीक्वेंसी मुझे चाहिए और वेवलेंथ 1.2 सेंटीमीटर की है. तो यहाँ से हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 9.6 डिवाइडेड बाय 1.2. ये हो गई 8 हर्ट्ज. अब इस फ्रीक्वेंसी को उठा के मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भाई फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती. तो ये हो जाएगा 8 8 64, मतलब 6.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो मुझे आंसर भी पता चल गया. ठीक, तो सी ए हमारा आंसर आ गया. तो कैलकुलेशन के हिसाब से भी हमने यहाँ पे जज कर लिया. तरीका वही था, पहले पार्ट से फ्रीक्वेंसी निकाल के अगले पार्ट में इस्तेमाल कर ली, क्योंकि हमें पता है कि भाई फ्रीक्वेंसी जो है वो वेरी नहीं करती रिफ्रैक्शन के साथ, सेम रहती. अगर किसी बच्चे के जहन में ये बात नहीं रही उस वक्त, तो फिर वो फंस जाएगा. वो सोचेगा भाई अब मैं क्या करूँ. अब वो बोलते हैं द वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 हर्ट्ज. हाउ मेनी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन 1 मिनट. वेव की फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है. 1 मिनट में कितनी वेव्स बन रही हैं? अगर आपको याद हो, मैंने फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला लिखवाया था, n upon t, number of waves divided by time taken to produce those waves. See, number of waves divided by time taken to produce those waves. ये मैंने फॉर्मूला लिखवाया था यहाँ पे. इधर मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी है भाई वो 2 हर्ट्ज है. मुझे नंबर ऑफ वेव्स चाहिए और उसने बोला है 1 मिनट. 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड्स की बात हो रही है. जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा n को, वो n बोल रहा हूँ, 2 को 60 से, तो मुझे n की वैल्यू पता चलेगी कि भाई 120 वेव्स बनेंगी. हमारे पास जो आंसर आएगा वो 120 वेव्स आएगा. और इसको जज करने का एक आसान रास्ता भी था. 2 हर्ट्ज का मतलब समझते हो? 2 हर्ट्ज का मतलब होता है 2 वेव्स इन 1 सेकंड. 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जब भी हर्ट्ज में रिप्रेजेंट होती है तो वो क्या बताती है? नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड बताती है. अगर 5 हर्ट्ज लिखा होता तो मतलब 5 वेव्स इन 1 सेकंड. 100 हर्ट्ज लिखा होता 100 वेव्स इन 1 सेकंड. तो ये लिखा हुआ है 2 हर्ट्ज, मतलब 2 वेव्स बन रही हैं 1 सेकंड में. तो पूछ रहे 1 मिनट में कितनी बनेंगी, यानी 60 सेकंड्स के अंदर कितनी बनेंगी. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल. चलो जल्दी से मुझे स्कोर का भी आंसर बताओ फटाफट. Shouldn't take you more than 30 seconds. Quick. ठीक है, ठीक है. कम ऑन क्विक, जल्दी फौरन बताना है. शैलो पोर्शन में जा रहे हो. शैलो पोर्शन में जाते ही सबसे पहली चीज जो जज होनी चाहिए वो ये है कि वेवलेंथ को छोटा हो जाना चाहिए. सबसे पहले पहले यही पता चलना चाहिए. वेवलेंथ मस्ट डिक्रीज. शैलो में गए हो, सही, क्योंकि डेप्थ कम होगी तो वेवलेंथ कम होगी, डेप्थ बढ़ेगी तो वेवलेंथ बढ़ेगी. आपने बी और डी को रिजेक्ट कर देना है, क्योंकि वो दिखा रहा है कि शैलो में वेवलेंथ ज्यादा है. सही, तो बी और डी रिजेक्ट हो गया, बचा क्या ए और सी. सही. मैंने क्या बताया था, जैसी शैलो में जाते हो, जैसी शैलो में जाते हो, सही है, वेव अंदर की तरफ आ जाती है, पीछे बैकवर्ड बेंड हो जाती है, मतलब वेव्स यूं चल रही थी. अगर स्पीड बढ़ती तो और आगे की तरफ जाती. इनकी स्पीड कम हुई है. सही, इनकी स्पीड कम हुई है. दे अब नाउ
बेंडेड बैकवर्ड्स, पीछे की तरफ बेंड हो गई है। आंसर है ए। सी हो ही नहीं सकता था क्योंकि वो आगे की तरफ बेंड हो रहा है, इट्स मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट इज द पॉइंट। ऐसी गलतियां ना करो भाई, मसला हो जाएगा। 7. Displacement distance and displacement time graphs are for a water wave in a ripple tank. What is the speed of water wave? Speed निकालनी है water wave की जनाब आपको। Speed का formula V equals F lambda, सही है, या V equals lambda upon capital T, wavelength upon the time period। wavelength निकलेगी displacement distance graph से। एक wave की length अगर आप देखें तो वो आ रही है 2 सेंटीमीटर्स, तो wavelength हो गई भाई 2 सेंटीमीटर। टाइम पीरियड निकलेगा टाइम के एक्सिस से, एक वेव बनने में 0.04 सेकंड्स लगे हैं, टाइम लिख दिया हमने यहाँ पे 0.04 सेकंड्स। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 अपॉन 0.04, 50 सेंटीमीटर्स पर सेकंड, ये आपका आंसर हो गया। बात पल्ले पड़ी, ये बाउंसर गई। भाई मुझे 2 ग्राफ दिए गए थे, वेव की स्पीड मांग ली गई थी मुझसे, सही। वेव की स्पीड निकालने का फॉर्मूला 2 है मेरे पास, v इक्वल्स एफ लैम्डा और v इक्वल्स लैम्डा अपॉन टी। मैंने ग्राफ देखे, एक डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ है जहां से वेवलेंथ मिल सकती है, क्योंकि आपको पता है एक वेव की लेंथ निकालनी है तो एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस होना जरूरी है। तो मैंने डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से उसकी वेवलेंथ निकाल ली, 2 सेंटीमीटर आई मेरे पास। फिर मैंने बोला भाई फ्रीक्वेंसी तो ग्राफ से नहीं निकल सकती, टाइम पीरियड ही निकालना पड़ेगा। तो जब मैंने दूसरा ग्राफ देखा वो डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ था, तो उसके एक्स एक्सिस से मुझे टाइम मिल गया, सही। तो यहाँ से मैंने टाइम निकाल लिया 0.04, फॉर्मूले में रखा, आंसर आ गया 50 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, आगे बढ़े अब क्या, अभी भी कोई मसला है? लाइबा, अच्छा भाई। 10 क्वालिटेटिव है। हाँ भाई मुजम्मिल साहब, 10 का जवाब आपकी तरफ से बिल्कुल दुरुस्त आना चाहिए भाई। उम्मीद करते हैं आप दुरुस्त जवाब देंगे इसका। अभी अभी डायग्राम्स भी वर्किंग की है हमने यहाँ पे, और ये बना के भी दिखा दिया एग्जामिनर ने यहाँ पे। जल्दी से बताइए क्या होगा इसमें। ठीक है, करेक्ट आंसर है मोहद आपका। करेक्ट आंसर मुजम्मिल, करेक्ट आंसर मुर्तजा। मनिया मेरे बच्चे, फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती, याद रखना, फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती। बिल्कुल, इसका जवाब होगा सी हमारे पास, frequency remains the same and speed decreases।
11 ये मैं खुद करवाता हूँ। 11 में बोला गया है compressions and rarefactions are sent out from a loudspeaker cone as it vibrates back and forth. Frequency of vibration is 50 hertz with the 50 vibrations in 1 second. A compression is at point P. अभी यहाँ पे compression मौजूद है. How much time elapses before the next rarefaction arrives at P? मतलब ये वाला rarefaction P पे पहुंच जाए, इसमें कितना टाइम लगेगा? अब देखिए टाइम निकालना है तो फ्रीक्वेंसी से सबसे पहले तो टाइम पीरियड पे पहुंचो। फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला होता है 1 अपॉन द टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी रखी 50 हर्ट्ज, 1 अपॉन टाइम पीरियड किया तो टाइम पीरियड हुआ 1 अपॉन 50 यानी 0.02 सेकेंड्स। ये हो गया टाइम पीरियड। वो बोल रहा है भाई कि रेयरफैक्शन को पी पॉइंट पे आने में कितना टाइम लगेगा। देखो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है एक वेव बनने का टाइम। एक वेव बनने का मतलब एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन या एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक का टाइम। अब वेव जो है, अगर मैं ट्रांसवर्स वेव की बात करूं तो ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल आगे की तरफ करती हुई जा रही होती है, सही। तो अगर यहाँ पे कोई पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, सही, और वो आगे की तरफ ट्रांसलेट करता हुआ जा रहा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई जितना टाइम पीरियड है उतना टाइम लगेगा और वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाएगी, सही है। वेव जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाएगी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद। वो आपसे बोल रहे हैं रेयरफैक्शन पी पॉइंट तक पहुंचे उसमें कितना टाइम लगेगा। देखो रेयरफैक्शन को पी तक पहुंचने में आधा टाइम लगेगा। जितना टाइम आपको यहाँ पे लगा एक कंप्रेशन को पी तक पहुंचने में, अगर इसको 0.02 सेकंड्स लगते हैं, क्योंकि हमने टाइम पीरियड निकाल लिया था ना 1 अपॉन 0.02 से 1 अपॉन 50 से, तो फिर लाजमी सी बात है कि भाई अगर आप रेयरफैक्शन के लिहाज से देखेंगे तो रेयरफैक्शन को इसका हाफ टाइम लगना चाहिए, दैट इज 0.01। आंसर होगा ए। अगर वो बोलते हैं कंप्रेशन को पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है तो फिर आप बोलते हैं 0.02 सेकंड। एक वेव पूरी वहां से गुजरती। लेकिन अगर वो रेयरफैक्शन पूछ रहे तो उसका मतलब वो आधी वेव की बात कर रहे हैं, क्योंकि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के दरमियान का जो गैप होता है वो आधी वेव का होता है। बात समझ में आई है? कोई इशू? लाइबा, मुजम्मिल, अलीहा, आनिया, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, शाबाश। अच्छा भाई, सेवनटीन करते हैं, ये भी आसान सा है। सेवनटीन में कहा गया है अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 13,000 हर्ट्ज travels 1300 meters in a time of 4 seconds. What is the wavelength of the wave? मतलब बोले आप फ्रीक्वेंसी दे दी, डिस्टेंस दे दिया, टाइम दे दिया और मांग रहे वेवलेंथ, सही है भाई। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप लगा सकते हो v इक्वल्स एफ लैम्डा। लेकिन वेवलेंथ निकाले कैसे? फ्रीक्वेंसी तो पता है 13,000 हर्ट्ज है, स्पीड कहाँ से लाएंगे? तो भाई डिस्टेंस और टाइम दे दिया ना, स्पीड का फॉर्मूला लगाइए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। 1300 मीटर ट्रेवल किया है उसने 4 सेकेंड्स के अंदर, तो यहाँ से जो आंसर आया 1300 अपॉन 4, यहाँ से आपको मिल जाएगा कि आपके पास जो है वो फ्रीक्वेंसी कितनी एग्जिस्ट कर रही है। v इक्वल्स एफ लैम्डा लगाया, स्पीड निकाली 1300 अपॉन 4 से, फ्रीक्वेंसी 13,000 थी, वेवलेंथ चाहिए था। क्या आंसर बन रहा है इसका?
ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। इस तरह के एग्जामिनर जो है ना वो आपसे सवालात पूछता है। अब हो सकता है मैं कल एक एक्स्ट्रा क्लास लूं, सही है, और सुबह के टाइम पे मेरा प्लान है, तो मुझे बताओ अर्ली मॉर्निंग क्लास ले सकते हैं हम आपकी?